गुड इवनिंग एवरीवन। लेजेंड से बातचीत के आज के इस लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आई एम वेरी श्योर आप सभी को पता है हमारे लेजेंड से बातचीत के जितने भी एपिसोड होते हैं, हमारा मेन फोकस होता है एक ऐसे लेजेंड से बात करने का जिसने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक चीज, हर एक सिनेरियो, हर एक डिफिकल्टी को फेस किया है जो आज के दिन आप या हम फेस कर रहे हैं। आज के हमारे लेजेंड है कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश सर। सबसे पहले नीलेश सर, मैं आपका स्वागत करता हूं लेजेंड से बातचीत के इस लाइव एपिसोड में। थैंक यू आनंद। नीलेश सर, देखिए आज हमारी पर्सनल क्या इच्छा है, आपकी कंप्लीट लाइफ जर्नी को पूरा सीख लिया जाए, देख लिया जाए, आपसे सारे प्रिंसिपल ले लिया जाए ताकि आगे आने वाली हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बहुत अच्छी हो सके। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही आता है कि सर आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी? सो 1989 टू 1991 मैं कॉलेज से पास आउट हो गया था और सीए की आर्टिकलशिप कर रहा था। थोड़ी बहुत बचत होती थी एंड उसी समय हर्षद मेहता की तेजी चालू हुई थी। तो जब तेजी चालू हुई तब तो अक्ल नहीं थी, बट लोगों को पैसा बनाता देख के अपने मन में भी विचार आया कि हम क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो ले। एंड राइट एट द टॉप ऑफ द मार्केट मैंने अपना जो छोटा मोटा पैसा था वो सब लगाया। एंड जैसे तेजी खत्म हुई, वो सारे के सारे स्टॉक्स कचरा स्टॉक्स थे, पूरा का पूरा पैसा डूब गया। सो 91 वाज माय एक्सपीरियंस। सर जिस तरीके से आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट ही हुई थी हर्षद मेहता के समय में, एक बार वहां पे झटका या ब्रेक लग गया होगा, जैसे अभी हमारे कन्वर्सेशन में ब्रेक लग गया। तो जब ऐसा ब्रेक लग जाता है इन्वेस्टमेंट जर्नी में या स्टार्टिंग में ही कुछ गलत जगह हम फंस जाए, फिर आपने बाउंस बैक कैसे किया सर? हाउ वाज इट पॉसिबल? सो पहले तो मतलब मैंने मार्केट को गाली दी, स्ट्रीट को गाली दी कि मेरा पूरा पैसा डूब गया एंड ये बेवकूफ़ी है, स्टॉक मार्केट इज़ फॉर गैम्बलर। बट फाइनली मैंने खुद ने इंट्रोस्पेक्ट किया कि मैंने कहाँ पे गलती की। गलती मैंने कचरे स्टॉक्स लेने में की, गलती मैंने लोगों की बात सुनने में की, गलती मैंने खुद की रिसर्च नहीं करने में की। तो एक 1991-92 का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत काम आया। थोड़े पैसे का नुकसान करके मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिल गया। एंड देन फॉर्चुनेटली फॉर मी मैं आईसीआईसीआई मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन में ज्वाइन हुआ। तो वहां पे कैपिटल मार्केट की थोड़ी और समझ आ गई एंड धीरे धीरे करके लोगों के अनुभव से, लोगों से बातें करके मैंने धीरे धीरे करके अनुभव लिया और अपनी वेल्थ क्रिएशन चालू की। सर जब आपको पहला सेटबैक लग चुका था और फिर आपने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, तो क्या पॉइंट्स थे जिनका आप ध्यान रखते थे इनिशियली? तो 91 में जम के लॉस किया था, तो एक बुजुर्ग से मिलने गया था। उनसे पूछा कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय क्या देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस दो चीजें देखनी चाहिए, 10 साल के बाद जिस कंपनी में तूने निवेश किया है वो रहेगी या नहीं, एंड आज से ज्यादा प्रॉफिट करेगी या नहीं। अगर इसमें आंसर यस है तो बिंदास खरीद ले, अगर आंसर नहीं है तो छोड़ देना। हम्म हम्म तो हम्म। यह टाइप के जो तजुर्बे मिले, जो दूसरे के अनुभव से सीखने को मिला, दैट केम हैंडी ओवर द इयर्स। सर मतलब जो सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी है, वो किसी भी शेयर सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। एसेंशियली आपको तीन चीजें करनी है: गुड बिजनेस, गुड मैनेजमेंट, गुड प्राइस। अगर ये तीन कॉम्बिनेशन आपको मिल गया तो 100% आप उसमें पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। ना गुड बिजनेस किसको बोले? ऐसा बिजनेस जो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न बनाए। आप देते 10% है और कमाते 8% है, तो आज नहीं तो कल आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। बट आप 8% देते और 12% कमाते हैं, तो आपकी प्रॉफिट तो बढ़ती ही रहेगी। गुड मैनेजर कौन? सबसे पहला तो ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो अपने को उल्लू नहीं बनाए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट है जिनको लगता है पराया माल अपना।
और ऐसे भी मैनेजमेंट है जो बड़ी हम्म। कुशलता से अपने गवर्नेंस धर्म का पालन करते हैं। तो आप हमेशा उसी बंदे से निवेश करिए जिसकी गवर्नेंस धर्म का पालन करने की शक्ति है। दूसरा है कि मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें विजन है और एग्जीक्यूशन करने की क्षमता है। से अगर आदमी धर्म पालन करता है, वो अकेला काफी नहीं है, प्रॉफिट भी तो करना पड़ेगा। सो विजन एंड एग्जीक्यूशन चाहिए, एंड फाइनली गुड प्राइस चाहिए। आप ऐसे दाम पे निवेश करें जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी फेवर में हो। ना हर हम्म। बार तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी फेवर में नहीं हो सकता, बट फेयर इनफ एटलीस्ट निवेश करते समय एक वो लेवल अपनाए जहां पे आपको एक कंफर्ट जोन मिलती है। सो गुड बिजनेस रन बाय गुड मैनेजर्स अवेलेबल एट गुड प्राइस, ये तीन कॉम्बिनेशन आपके हिट हो गए तो आप उस शेयर्स में हमेशा पैसा बनाएंगे। तो नीलेश सर, जैसे आपने स्टार्टिंग से बात करते हैं, हमारी स्टार्टिंग में हर्षद मेहता के समय एंट्री हुई और वहीं पे एग्जिट ही हुई क्योंकि शायद हमने कुछ गलती कर ली थी। फिर आपने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स सीखे और फिर आपने वापस से एंट्री करी। तो क्या वापस आपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एंट्री करी थी, डायरेक्ट शेयर्स के थ्रू एंट्री करी थी? और अगर डायरेक्ट शेयर से करी थी तो म्यूचुअल फंड पिक्चर में कैसे और कब आया? सो 91 टू 97 में आईसेक में था, वहां पे डायरेक्ट स्टॉक करता रहता था, म्यूचुअल फंड भी करता रहता था। उस समय पैसे भी उतने नहीं मिलते थे, जवाबदारी बढ़ रही थी तो सेविंग्स करना भी थोड़ा मुश्किल था। रियल जर्नी मेरी टेम्पल्टन से चालू हुई जहाँ पे मैं खुद म्यूचुअल फंड में काम कर रहा था। वहां पे मुझे टेम्पल्टन के जरिए म्यूचुअल फंड्स के निवेश के फायदे भी सीखने को मिले। सो इफेक्टिवली टेम्पल्टन में आने के बाद बिकॉज ऑफ रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंस मैंने डायरेक्ट शेयर खरीदना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। जो भी पैसा था वो म्यूचुअल फंड में लगाया था, एंड बहुतेक म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया वो चालू ही रखा है मैंने, रिडीम रेयरली किया है। भगवान की दया से सेविंग्स हर साल बढ़ती रहती थी तो रिडम्पशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं आई। सर, जो फिर म्यूचुअल फंड जैसे आप इन्वेस्ट करते हो, क्या आपको भी गोल की रिक्वायरमेंट होती है या आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, या मतलब किसको रिक्वायरमेंट होती है गोल की फॉर दैट मैटर? गोल्ड की रिक्वायरमेंट तो हर किसी को है। अगर आप माइकल शूमेकर है तो आप गाड़ी बहुत तेज चला पाएंगे, बट आपको पता ही नहीं है कहाँ पे पहुंचना है तो आप मंजिल पे तो कभी नहीं पहुंचेंगे। सो चाहे आप एक ऑर्डिनरी ड्राइवर हो, चाहे माइकल शूमेकर हो, मंजिल की तलाश तो सबको है और मंजिल का पता होना बहुत जरूरी है वहां पे पहुंचने के लिए। अगर गोल नहीं है तो आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे करेंगे? सर, इसमें फिर जब जैसे हम गोल रख पा रहे हैं ना सर, गोल में आजकल एक दिक्कत जो सबसे ज्यादा आ रही है ना, वो ये आ रही है सर, हमने गोल बना लिया, इन्वेस्टमेंट भी गोल के हिसाब से कर लिया, पर हमें आजकल क्या हो गया सर, आपने, हमने, हम सबने मिलके एक मोबाइल ऐप दे दी सबको, कि हाथ में मोबाइल ऐप आ गई जहाँ पे हम डेली ट्रैक करते हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड आज बढ़ा, फिर गिरा। फिर वो हमारा इमोशन बीच में आ जाता है कि यार अब बढ़ा हुआ है क्योंकि अभी लाइफ टाइम हाई पे रिडीम कर लो, जब नीचे आएगा तब मैं वापस इन्वेस्ट कर लूंगा। अब इस इमोशन का क्या करें सर? सो इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप खाना खा के निकलते हैं, रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखते हैं, आप वापस खाने क्यों नहीं चाहते? सुगंध तो बहुत अच्छी है, रेस्टोरेंट भी बढ़िया है, बट आप नहीं चाहते। आपको मिठाई का बहुत बहुत शौक है। हमारे गुजराती मारवाड़ी में तो मिठाई जमी खाने का भिन्न अंग है। अब डायबिटीज हो गया तो आप मिठाई छोड़ देते हैं। सामने से लोग फोर्स करते हैं ये मिठाई लीजिए, बट आप नहीं लेते। वो डिसिप्लिन क्यों है? तो जिस तरह से आप मिठाई से परहेज करते हैं डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए, वैसे ही आपको आपकी इमोशंस को कंट्रोल रखना है वेल्थ बनाने के लिए। आप फिजिकल हेल्थ के लिए रोज सुबह 6 बजे कड़ाके की ठंडी में वॉक के लिए निकल सकते हैं, बिकॉज एक हार्ट अटैक आने के बाद डॉक्टर ने बोला है कि भैया वॉक करना जरूरी है। और किसी ने दूसरे का हार्ट अटैक देख के उसके साथ ज्वाइंट हो गया वॉक करने के लिए। तो 6 बजे की सर्दी में जो आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल सकता है, वो अगर मुझे पूछे कि भैया मैं अपनी इमोशन को कैसे कंट्रोल करूं, सर आपको तो मालूम है इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। सर, पर आज के दिन जैसे हम म्यूचुअल फंड का डेटा भी देख रहे हैं, रेगुलर रिडम्पशंस आ रहे हैं और ऐसा नहीं कि रुके हैं, मार्च से स्टार्ट हुए थे और आज तक रिडम्पशंस आते जा रहे हैं। तो मतलब हम इस इमोशन को मैनेज करने में सक्सेसफुल तो हो नहीं पा रहे।
तो कुछ स्टेप्स बताइए ना कि हम सक्सेसफुल हो पाए कि मैनेज कर पाए इस इमोशन को। सो एक मतलब हमारे सबके घर में रामायण महाभारत का पाठ होता रहता है। हम सब रामायण महाभारत से उपदेश लेते हैं। महाभारत का ये किस्सा है, भगवान कृष्ण युद्ध के शुरू होने से पहले दुर्योधन के खेमे में जाते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं। पहले दुर्योधन को समझाते हैं कि भैया युद्ध मत कर, कितने लोग मारे जाएंगे। फिर कहते हैं कि पांडव भी तेरे भाई है, आधा राज्य उनका है, उनको दे दे। फिर बोलते हैं आधा राज्य छोड़, सिर्फ 5 गांव पांडव को दे दे, मैं उनको मना लूंगा। हर चीज पे दुर्योधन मना करता है। फाइनली दुर्योधन श्री कृष्ण को कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। ओ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये मत समझाइए धर्म क्या है। मुझे पक्का मालूम है कि पांडव को आधा राज्य देना धर्म है, बट मैं उसे फॉलो नहीं करना चाहता। और मुझे ये मत समझाइए अधर्म क्या है। मुझे पक्का मालूम है अधर्म क्या है, जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, मुझे मालूम है, बट मैं उससे छोड़ नहीं सकता। सो चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, हर किसी के मन में दुर्योधन रहता है। अब सतयुग में भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को मना नहीं पाए थे, बट हमें अपने दुर्योधन को बगैर कृष्ण भगवान की मदद से कंट्रोल में रखना है। जितना ज्यादा कंट्रोल करेंगे उतना हमें फायदा होगा। सर तो हमारे लिए तो कृष्ण भगवान आप हो गए, हमारे अंदर एक दुर्योधन भी है, अर्जुन भी है। अब इस लड़ाई में अर्जुन कैसे जीत सके दुर्योधन से, ये बताइए सर आप तो। सो एक है नॉलेज, दूसरा है एग्जीक्यूशन। अगर हर आदमी समझ ले कि यह टूल्स यूज करके, ये रास्ते अपना के वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है, तो उसको नॉलेज हो जाएगा। एंड देन उसे कॉन्फिडेंस चाहिए उस राह पे चलने के लिए। इसमें प्रायर एक्सपीरियंस काम आता है। अब मार्च 2020 में मार्केट जोर से गिरा था। उस समय किसी ने फोन किया था कि नीलेश भाई क्या करे, बहुत नुकसान हो गया। मैं बोला सर आपको मार्च 2008 में भी इतना ही नुकसान हुआ था। उस समय भी मैंने आपकी म्यूचुअल फंड एनएवी में से 60% गुम कर दिया था। 2020 में भी वही कर रहा हूँ, बट 2020 जनवरी में 2008 अक्टूबर से तो बहुत ऊपर थी आपकी एनएवी। अब वापस नीचे आ गई है, वैसे ही ऊपर आ जाएगी। उस अनुभव में से उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भैया मुझे इन्वेस्टेड रहना है। सो एक है आप अपने अनुभव से सीखे, और बेहतर है कि आप किसी और के अनुभव से सीख लीजिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। मतलब हमें एक्सपीरियंस को कहीं तो यूज करना ही पड़ेगा। तो सर अब एक और जो सवाल और एक और जो पॉइंट दिमाग में आता है वो ये आता है, ये सिंपल क्वेश्चन है जो सब इन्वेस्टर का आज के दिन आ रहा है। मार्च में करेक्शन हुआ था, हम डर गए थे। फिर जो ये रैली आई, हम इसका पार्ट ही नहीं बने। काफी सारे इन्वेस्टर जो पार्ट नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने मार्च में या अप्रैल में जाते जाते, नहीं तो जैसे ही उनके भाव टू भाव आया उन्होंने एग्जिट मार लिया। अब उन्हें एंट्री ही वापस मार्केट में नहीं मिल रही और उन्हें हर लेवल पे लग रहा है कि अब तो मार्केट जाएगा, अब तो जाएगा। और वो एक होप वापस से आ चुकी है और एक डर वापस से आ चुका है कि अब तो मार्केट टूटना ही चाहिए, अब और कितना ही बढ़ जाएगा। क्या किया जाए सर इसका? क्या मार्केट टूटने वाला है? क्या हमें एंट्री पॉइंट मिलने वाला है सर 20-25% नीचे? सो अगर मार्केट इतना बेनिवोलेंट हो जाए कि ऊपर जाए ताकि आप बेच सके, फिर नीचे आए तब ताकि आप वापस निवेश कर सके, फिर वापस ऊपर जाए ताकि आप बेच सके, तो आप स्वप्न देख रहे हैं। मार्केट कभी ऐसा बेनिवोलेंट नहीं होता। इनफैक्ट हमने तो हमेशा यही देखा है कि मार्केट भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और जैसे आप निवेश कर दो उसके बाद करेक्शन आता है। सो मार्केट मार्केट है, न वो आपके लिए चलेगा न वो मेरे लिए चलेगा, वो अपने नियम पे चलेगा। हमें अपने आप को मार्केट के अनुरूप चलाना है, ना कि मेरी मर्जी से मार्केट चले। यह सारी चीजों में 3 चीजें मुख्य है। एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आपको निवेश करना है उसके लिए एक ही नियम है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स गलत है, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस सही है। सो हर महीने आप अपनी सैलरी में से, अपनी बिजनेस इनकम में से कुछ पैसा निकाल लीजिए सेविंग्स करने के लिए।
उसको एसआईपी के थ्रू, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, बैलेंस्ड फंड में, फिक्स्ड इनकम फंड में, जो भी आपकी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है उस हिसाब से निवेश करिए। सेकंड चीज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको निवेश करते समय लंबी अवधि का रुझान होना जरूरी है। एंड थर्ड इज असेट एलोकेशन। हर कोई चाहता है कि मैं बॉटम ऑफ द मार्केट में निवेश करूं, टॉप ऑफ द मार्केट पे एग्जिट करूं, बट ये ख्वाब है, हकीकत नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि जब मार्केट सस्ता हो जाए मैं ज्यादा से ज्यादा अलोकेशन वहां पे करूं, और जब मार्केट महंगा हो जाए मैं कम से कम अलोकेशन वहां पे करूं। अगर ये डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन आपने फॉलो कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब लेट्स से जनवरी से लेके दिसंबर 2020 में ये कैसे चलता है? जनवरी के अंदर मार्केट रीजनेबली वैल्यूड थे, थोड़े हायर एंड ऑफ वैल्यूएशन पे जा रहे थे। आपने इक्विटी लेट्स से किसी ने 50-50% चालू किया था, 50% इक्विटी था, 50% डेट था। बिकॉज मार्केट 2018-19 के लेवल से ऊपर आ गए थे, 50% शायद 60-65% हो गया होगा। आपने उसमें से 5-10% प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। मार्च में जो अलोकेशन 50-50 था प्रॉफिट बुक करने के बाद वाला, वो हो गया होगा प्रोबेबली 30-70, बिकॉज इक्विटी में लॉस था। आप उस 30-70 को वापस 55-45, 60-40, 70-30 कर लेते, बिकॉज मार्केट सस्ता था। अब सारा का सारा एडजस्टमेंट 7,800 या 7,500 निफ्टी पे नहीं होता। कुछ आपने 9,000 पे किया होता, कुछ 10,000 पे किया होता, कुछ 8,500 पे किया होता, तो शॉर्ट टर्म में आपको पेन लेना पड़ता था। अब वही चीज दिसंबर के आते आते अगर आप 50% ही इक्विटी में इन्वेस्टेड हो गए थे, 20% आपने शिफ्ट कर लिया था, वो आज ऑलमोस्ट 70-80% हो गया होगा। आपने वापस प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया। सारा का सारा प्रॉफिट आप 14,000 निफ्टी पे नहीं करेंगे, कुछ 11.5 पे निकालेंगे, कुछ 12 पे निकालेंगे, कुछ 12.5 पे निकालेंगे। सो ये जो डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन है वो आपके सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है। सर आपने तो बिल्कुल ये आइडियल सिचुएशन बता दी, और अगर ऐसा कर लिया किसी ने तो बेहतरीन हो चुका है। अब हम एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जो थोड़ी सी डिस्ट्रप्टिव है। अभी तक इन्वेस्टर ने जो आपने कहा है उसमें से एक भी काम नहीं किया है, पर वो आज से चाहता है कि मैं, चलो सर, अब नीलेश सर जो बोलेंगे, जो अब हमारे श्री कृष्णा बोलेंगे, हम आगे की बात मान लेंगे, पुरानी बात तो हम नहीं मान पाए। तो सर यहाँ पे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? यहाँ पे किस तरीके से टैकल किया जाए? अभी तक उसने सब गलत काम किया है सर। सो कोई गलत काम नहीं है। आपको अनुभव मिला है कि यह रास्ते पे चल के अल्टीमेट में अपने फाइनेंशियल निर्वाण पे नहीं पहुंचूंगा, कोई वांदा नहीं। बेटर लेट देन नेवर। सही रास्ते पे जाने के लिए कोई भी क्षण सही है। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपने लिए एक सारथी को चुन लें, एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर। उसके साथ दिल खोल के बात करें, भैया ये मेरी इनकम है, ये मेरा खर्चा है, इतनी मेरी सेविंग्स है, और मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुझे ये फाइनेंशियल निर्वाणा अचीव करना है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचे और कहे कि मुझे मुकेश अंबानी जितनी वेल्थ खड़ी करनी है। वो भगवान नहीं है, वह भी आपकी तरह एक इंसान है। सो आप एक रीजनेबल टारगेट उसे दे सकते हैं, उसके साथ बैठ के अपना प्लानिंग करिए। कितना पैसा मैं रिस्क ले सकता हूँ, कितना पैसा मुझे सेफ चाहिए, रिस्क लेने के लिए आज की मार्केट में मैं कितना लूं, कितना नहीं लूं, कैसे लूं। सो इफेक्टिवली अगर आप एक मैट्रिक्स बनाए तो आपका पोर्टफोलियो रियल एस्टेट, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, डायरेक्ट स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग्स है, पीपीएफ, पीएफ, वो, गोल्ड, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स अगर कुछ है तो वो बन के एक आपका पोर्टफोलियो बनेगा। एज लॉन्ग एज ये पोर्टफोलियो सालाना आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देता है, यू आर ऑन योर वे टू अचीव फाइनेंशियल निर्वाणा। सर इस एसेट क्लास की जो आपने बाइफरकेशन दी ना, उनमें से एक और एसेट क्लास के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा सर। सर यूएस मार्केट में या फॉरेन के फंड्स में, सर क्या वहां पे अभी भी स्पेस है? किन्हें वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किन्हें अवॉइड करना चाहिए?
सो एक है, अगर आप यूएस मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए। आज अपनी मार्केट में कुछ ऊपर-नीचे होता है, अपने को समझ पड़ता है। वहाँ की मार्केट में कुछ ऊपर-नीचे होगा, अपने को समझ नहीं आएगा। सो डेफिनिटली एक चीज़ है कि आप थोड़ी रिस्क प्रोफाइल बनाएँ, उसके बाद ही ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करना चालू करें। सेकंड चीज़ है, ग्लोबल मार्केट में निवेश करते समय बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पता नहीं है, तो सिर्फ प्राइस मोमेंटम देख के उसमें निवेश करना उचित नहीं होगा। सो अपने पोर्टफोलियो में 5, 10, 15, 20% ग्लोबल एसेट्स में अलोकेट कर सकते हैं, बट उसके लिए उस प्रकार का रिस्क एपेटाइट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सर, इसमें एक और एसेट क्लास आती है डेट। डेट ने अभी रिसेंटली तो अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। अब आगे सिलेक्शन करते वक़्त क्या हम पास्ट रिटर्न्स को देख के रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स या फिर हमें गाइड नहीं होना चाहिए? क्या इसमें ध्यान रखें सर? सो जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो हमेशा आगे की साइड पे देखते हैं, और कभी लेन चेंज करनी है तो पीछे की साइड पे देखते हैं। सिमिलरली निवेश करते समय ज्यादातर समय आप आगे देखेंगे, ऑब्वियसली कभी कभार पीछे देख लेंगे, लेन चेंज करनी है तो। सो डेट का पिछले 3, 5, 7, 10 सालों का रिटर्न बहुत अच्छा है, बिकॉज लगातार ब्याज की दरों में कटौती हुई है। जब मैंने करियर चालू किया, तो ब्लू चिप कंपनी 18, 20, 24% पे बोरो करती थी। आज वही कंपनी 5, 6% पे बोरो कर रही है। तो ये जो ड्रॉप इन इंटरेस्ट रेट हुआ, उसकी वजह से ब्याज उसकी वजह से फिक्स्ड इनकम फंड्स में अच्छे रिटर्न आए हैं। अब आने वाले समय में ज्यादातर रिटर्न कूपन इनकम से आएंगे, वो तो 5, 6, 7, 8% ही है। तो डेट में निवेश करते समय बेहतर है कि आप फंड की कूपन इनकम को देखें, फंड की यील्ड को देखें, उसके क्रेडिट रिस्क को देखें, और वो फंड मैनेजर किस कुशलता से ड्यूरेशन को मैनेज कर सकता है, उसे देखें। उसके पास्ट परफॉर्मेंस को एक बार नजर मार लीजिए, बट उसके भरोसे पे निवेश मत करिए। हुँ, 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 हुँ। तो सर मतलब हमें यील्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो क्या सिर्फ़ यील्ड्स को ही देखने से काम हो जाता है या कुछ और भी चीज़ें दिखें? सी, अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वो शेड्स ऑफ ग्रे है। कहीं पे ब्लैक ज्यादा है, कहीं पे व्हाइट ज्यादा है। तो एक फैक्टर से आप कभी भी निवेश को नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। यील्ड को देखना जरूरी है, बट उस यील्ड को अचीव करने के लिए आपने कितना क्रेडिट रिस्क लिया है, वह देखना भी जरूरी है। हुँ, सो हुँ। यील्ड, लिक्विडिटी और क्रेडिट रिस्क, ये तीनों को कंबाइन करके आप किसी भी डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर इसमें अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और हैं जो हमारे पास आ रहे हैं पार्टिसिपेंट से। सर एक तो ये है कि हम डायरेक्ट शेयर्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स इनकी लड़ाई कैसे डिसाइड करें? कितना मुझे डायरेक्ट शेयर्स में रखना है, म्यूचुअल फंड्स में रखना है? ये कैसे डिसाइड किया जाए और कैसे मेक श्योर किया जाए कि ज़्यादा मैं डायरेक्ट शेयर भी नहीं करूँ, ज़्यादा कहीं और भी नहीं चले जाएँ? सो अगर आपको डायरेक्ट शेयर लेना है, तो उसके लिए आपके पास समय होना बहुत जरूरी है। यह स्टॉक मैं किस लिए ले रहा हूँ, इसकी अर्निंग्स क्या है, वैल्यूएशन क्या है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, यह समय देना बहुत जरूरी है। यह रिसर्च करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस डायरेक्ट स्टॉक को ओन कर सकें। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट शेयर ओन करने में बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस काफी है। पीटर लिंच करके एक बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, फिडालिटी मैगेलन के। अपने समय में वो दुनिया का सबसे बड़ा इक्विटी फंड मैनेज करते थे, बहुत अच्छा रिटर्न दिया उन्होंने इन्वेस्टर्स को। उनके पास बड़ी टीम थी फंड मैनेजर्स की। एक दिन सारे फंड मैनेजर्स को एक स्कूल में लेके गए और बोला कि आप फंड मैनेजर्स लोग एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, और ये बच्चे लोग एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, और आपका पोर्टफोलियो इस बच्चे को आउट परफॉर्म करना चाहिए। अब फंड मैनेजर सब विचलित हो गए, उन्हें लगा हमारा अपमान हो रहा है इन बच्चों के सामने खड़ा करके। बट पीटर लिंच एकदम सीरियस थे, उन्होंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हारा किसी का अपमान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ। अब फंड मैनेजर्स ने अपने अपने कंप्यूटर खोले, अपनी अपनी एंटीना ऊपर कर ली, और
बड़ा पोर्टफोलियो बना दिया जो उन्हें लगता था कि 1 साल में आउट परफॉर्म करेगा। बच्चे लोगों के लिए तो ये गेम थी, उन्होंने भी अपना पोर्टफोलियो दे दिया। 1 साल के बाद बच्चों के पोर्टफोलियो ने पीटर लिंच के फंड मैनेजर्स को आउट परफॉर्म कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? फंड मैनेजर्स प्रेशर में थे कि बच्चों से जीतना है। उन्होंने सारे हाई रिस्क हाई रिटर्न आइडिया लगा दिए। अब रिस्क ज्यादा था, रिटर्न कम हो गया। बच्चों के ऊपर तो कोई टेंशन ही नहीं थी। उन्होंने वही कंपनी ली जिसके प्रोडक्ट्स वो यूज करते थे। कैडबरी खाते थे तो कैडबरी ले ली, सीरियल्स खाते थे तो सीरियल्स वाली कंपनी ले ली, जिसके टॉयज खिलौने से खेलते थे उस कंपनी को ले लिया। तो इफेक्टिवली उन्होंने उन कंपनीज को लिया जिसके प्रोडक्ट वो यूज करते थे, जिसके प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड थे, और उस पोर्टफोलियो ने दिग्गज फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म कर दिया। सो इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस बट ऑल्सो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब हम दोनों ही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कितना टाइम है। तो अगर सर समझिए डायरेक्ट शेयर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, उसको हम इसके बाद कवर करते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आपके हिसाब से क्या मिस्टेक्स करते हैं और जो नहीं करना चाहिए? ऐसे कुछ पॉइंटर्स जो अगर आप कोई नई म्यूचुअल फंड जर्नी आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए? सो पीटर लिंच की ही बात करूं तो उनके फंड ने उनके मैनेजमेंट टाइम में तकरीबन 15% रिटर्न दिया था डॉलर टर्म्स में। बट उनके एवरेज इन्वेस्टर्स का रिटर्न देखे तो सिर्फ 7% था। फंड 15% दे और इन्वेस्टर को 7% मिले, ये कैसे हो सकता है? वे इसलिए हुआ बिकॉज इन्वेस्टर्स पास्ट परफॉर्मेंस देख के आते थे, और फंड जब अंडर परफॉर्म करते थे तो निकल जाते थे। हुँ, हुँ, अब हुँ। आप सपोज मुंबई से जयपुर के लिए ट्रेन में निकल पड़े। बंबई से निकलते टाइम आपकी ट्रेन खड़ी और लोकल ट्रेन भाग रही है। आपने जंप मार के लोकल ट्रेन में बैठ गए। लोकल ट्रेन बोरीवली स्टेशन पे जाके रुक गई और आपकी ट्रेन आगे बढ़ गई। आपने देखा कि अरे ये ट्रेन अभी आगे बढ़ रही है तो मैं वापस जंप मारता हूँ दूसरी ट्रेन में जो वो मुझे जयपुर लेके जाएगी, बिकॉज लोकल ट्रेन भले तेज चली बट मेरी मंजिल पे नहीं पहुंचाएगी। अगर आप इस तरह ट्रेन बदलते रहेंगे तो आप जयपुर कैसे पहुंचेंगे? जयपुर बैठना है तो जयपुर वाली ट्रेन में बैठ जाइए, और फिर दूसरी ट्रेन थोड़ी आगे पीछे होती है, होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मैं जयपुर तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। सो एक म्यूचुअल फंड निवेशक को जब एक अच्छा फंड मिल जाए तो उसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। सी हर फंड मैनेजर्स के करियर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेरे भी अच्छे दिन हैं, मेरे भी बुरे दिन हैं। बट अगर मैं अच्छा फंड मैनेजर हूं तो इवेंचुअली मेरा फंड अच्छा करेगा। कहते हैं ना कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। राहुल द्रविड़ हो, वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, हर किसी की स्पोर्ट्स करियर में कुछ अच्छे दिन है, कुछ बुरे दिन है। कभी ट्रिपल सेंचुरी मारने वाला जीरो पे भी रन आउट हो जाता है। तो स्टे इन्वेस्टेड विद द फंड एज लॉन्ग एज इट्स अ गुड परफॉर्मिंग फंड। सर और लमसम और एसआईपी का टाइम कैसे डिसाइड करें कि हमें कब लमसम का समय है, कब एसआईपी का समय है? ये कैसे डिसाइड होगा सर? आपका जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी के थ्रू होगा, और जब आपको मार्केट सस्ता हो जाए और ओवरवेट होना है तो आप लमसम देख सकते हैं। जब मैं लमसम कहता हूं तो उसमें भी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जरूरी है। आज फरवरी और मार्च के बीच में निफ्टी 12,000 से 7,500 निफ्टी हो गया। मैं तो 11,000 पे भी लोगों को बोला कि अब आप निवेश करना चालू करिए। 10,000 पे भी वही बोला, 9,000 पे भी वही बोला, 8,000 पे भी वही बोला, और 7,500 पे भी वही बोला। अब जिन्होंने 11,000 पे मेरी बात सुन के निवेश किया वो तो मार्च के अंत तक मुझे गाली देता होगा। बट मैंने तो यही कहा कि मुझे नहीं मालूम ये मार्केट की बॉटम क्या है, कोविड-19 कितना खराब है मुझे क्या मालूम। बट वैल्यूएशन अब सस्ता हो रहा है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 78% से गिरता 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 51% हो गया। रॉक बॉटम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 45% था। तो अब आप अपना पैसा लगा दीजिए बिकॉज मार्केट सस्ता है। तो लमसम एसटीपी के थ्रू करिए फॉर ओवरवेट अंडरवेट, एंड एसआईपी नॉर्मल के लिए करिए, दैट विल बी द बेस्ट वे।
सर अब एक ऐसा क्वेश्चन जो आई एम वेरी श्योर जितने भी इसको देख रहे हैं और आने वाले समय में कभी भी इस वीडियो को देखेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होगा कि सर आगे क्या होगा, आप तो ये बताओ सर। अब आगे का क्या स्टैंस है आपका, आपका क्या मार्केट आउटलुक है, चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी हो? सो एक जेपी मॉर्गन करके बहुत दिग्गज बैंकर होते थे यूएस में। अपने जमाने में वो खैरखा थे, यूएस फेड के आगे वो रहते थे। गवर्नमेंट्स जब क्राइसिस में आती तो उनके पास आते थे लोग कि भैया हमारी गवर्नमेंट डूब रही है, बचा लो। अब ऐसे दिग्गज बैंकर को किसी ने पूछा था कि भैया मार्केट में क्या होगा, उसने बोला था इट विल फ्लक्चुएट, ऊपर नीचे होगा। दिस इज द ट्रू आंसर। वॉरेन बफे, वह भी एक दिग्गज निवेशक है, उनको किसी ने पूछा था कि भैया मार्केट में आगे क्या होगा, उन्होंने कहा था आई हैवंट मेट एनीवन हु कैन प्रिडिक्ट टुमारो। सो एक हमें अपनी लिमिटेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम यहां से अनुमान लगाते हैं, बट वो अनुमान सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लास्ट जनवरी में इसी समय मुझे कोविड-19 के केसेस दिख रहे थे चाइना में। क्या मुझे लगा था कि इंडिया में इतनी हालत खराब होगी, लॉकडाउन होगा, मार्केट इतना नीचे आएगा? बिल्कुल नहीं। मार्च में, फरवरी में जब मैं लोगों को कह रहा था आप निवेश करिए इक्विटी में बिकॉज़ अब सस्ता हो गया है, क्या मुझे पता था इंडेक्स 14,000 हो जाएगा दिसंबर एंड तक? बिल्कुल पता नहीं था। सो जब भी आप निवेश करें तो आप अनुमान जरूर लगा सकते हैं, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर इवेंचुअलिटी। इट्स लाइक अभी जैसे मतलब विराट कोहली है या चेतेश्वर पुजारा है या रोहित शर्मा है, वह अपने कोच से ये थोड़ी पूछेंगे कि भैया ये कमिंस पहला बॉल बाउंसर डालेगा, यॉर्कर डालेगा, इन स्विंगर डालेगा, आउट स्विंगर डालेगा। वो तो उसके मन में जो आएगा वो डालेगा। अपनी को अपने हाथ में क्या है? हम्म, अपने हाथ में ये है कि अगर बाउंसर आएगा तो डक करने का, इन स्विंगर आया तो ऐसे खेलने का, आउट स्विंगर आया तो ऐसे खेलने का, हाफ वॉली आया तो ऐसे खेलने का। लोग अपना इतना सारा ध्यान डिलीवरी कौन सी आने वाली है उसके ऊपर दे देते हैं। मेरे हिसाब से आपको ध्यान अपने आप पे देना है कि अगर ऐसी डिलीवरी आए तो मैं कैसे खेलूं। दैट विल बी द बिगेस्ट डिफरेंस। अगर आप इक्विटी या डेट मार्केट के आउटलुक को देखें तो मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट इस वक्त एक ऐसे चौराहे पे है जहां पे अगर मेडिकल सिचुएशन कंट्रोल में रहती है, हमारे यहाँ पे अब केस 2,12,000 के आसपास एक्टिव है, उसमें रोज कटौती होती रहती है, जबकि यूएस यूके में लॉकडाउन हो रहा है। हमारे वहां पे ये डेली कटौती कम होती रहे और ये कोविड-19 का ग्रहण हमारे सर से निकले तो यहाँ से इक्विटी मार्केट अच्छा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर रोज ऊपर जाएंगे। कल जैसा दिन भी देखने को मिलेगा, मार्केट 500 पॉइंट डाउन से। परसों जैसा दिन भी देखने को मिलेगा, मार्केट ऊपर है। ये ऊपर नीचे तो चलती रहेगी, बट अगर मेडिकल सिचुएशन अपने हाथ से बाहर नहीं जाता है तो मेरे हिसाब से 2021-22 में इक्विटी मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देंगे। सर और डेट डेट मार्केट एंड डेट साइकिल? फिक्स्ड इनकम मार्केट में ब्याज की दर एक पेंडुलम की तरह घूमती रहेगी, बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं, और उस रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर एक फंड मैनेजर को पैसा बनाना पड़ेगा। सो डेट में एक चीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि ब्याज के दरों में भारी कटौती हुई है। डबल डिजिट रिटर्न अब बहुत मुश्किल लगते हैं। मिड सिंगल डिजिट से हायर सिंगल डिजिट रिटर्न आए तो वो तकदीर की बात होगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर इसमें अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पुट अप हो रहा है वो ये कि सर हमने तो गलती से पहले निकाल दिया था पैसा, या फिर मैंने 10,000 पे निकाल दिया, 11,000 पे निकाल दिया, 12,000 पे निकाल दिया। अब मुझे बहुत फीलिंग ऑफ मिस आउट हो रहा है। लग रहा है कि यार मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहाँ से कैसे उसको ठीक किया जाए? ये बार-बार क्वेश्चन आ रहा है सर। तो ये मुझे वापस से आपको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी सर आपसे इस पे। सो अभी पृथ्वी शॉ है, उसकी विकेट एक तरीके से गिरती है। अब उसे भी मालूम है कि मेरे बैट और पैड के बीच में डिस्टेंस है, तो इन स्विंगर बॉल मेरे स्टंप को लेके उड़ती है। नाउ एक
उसको एहसास होना चाहिए कि ये मेरी गलती है। दूसरा, उसको करेक्ट करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। सो आप 10,000, 11,000, 12,000 पे निकल के कोई वांधा नहीं। एज लॉन्ग एज आपको एहसास हो गया कि मैं निकल गया हूँ, ये पहला रियलाइजेशन है। दूसरा है, उस एहसास को करेक्ट कर लीजिए। निफ्टी की जर्नी 14,000 पे रुकने वाली नहीं है। ये 14,000 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, किसी समय 30, 40 भी हो जाएगी। अब कितने समय में ये होगी वो किसी को नहीं मालूम। जब सेंसेक्स 1,000 पे था तो कितने लोगों ने सोचा था कि 50,000 का सेंसेक्स दिखेगा। तो हम्म। जर्नी तो ये है। अब आप प्लेटफॉर्म पे उतर गए, पानी लेने के लिए, नाश्ता लेने के लिए, गाड़ी आगे चली गई, कोई वांधा नहीं, दूसरी गाड़ी आई उसमें बैठ जाए, मंजिल पे देर सवेर पहुंच ही जाएंगे। और क्या पता आप स्लो गाड़ी से उतरे थे और आने वाली गाड़ी फास्ट ट्रेन है, तो आप शायद जल्दी भी पहुंच जाएंगे। वाह सर, मजा आ गया। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर मुझे पता था आपको माइथोलॉजी का बहुत शौक है और आपके माइथोलॉजिकल एग्जांपल्स मुझे हमेशा याद रहते हैं। आई डिडंट नो कि आपको क्रिकेट का भी इतना ही शौक है और क्रिकेट भी आप इतना ही क्लोजली फॉलो करते हैं सर। मजा आ गया सर। सर टुवर्ड्स द एंड कुछ और क्वेश्चंस के साथ-साथ यहां से आपके लिए कुछ पॉइंटर्स जो आप फाइनल कंक्लूजन के समय सब इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हो। कुछ क्वेश्चन गोल्ड से रिलेटेड भी आ रहे हैं और बिटकॉइन से रिलेटेड भी आ रहे हैं। आपका इन दोनों पे क्या आउटलुक है और क्या आपका ओपिनियन है और टुवर्ड्स द कंक्लूजन कुछ आपके टेक अवे हमें कुछ दे दीजिए सर, पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रहे। सो बिटकॉइन के बारे में मुझे कुछ ज्यादा समझ है नहीं। जो मैं रिसर्च करता हूँ उसमें यही दिखता है कि एक ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिनको अपना पैसा गवर्नमेंट की रडार से नीचे निकालना है। चाहे क्रिमिनल पैसा हो, चाहे ड्रग मनी हो, चाहे कुछ और हो, बट बिटकॉइन उन्हें गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के नीचे से निकलना अलाउड करता है। दूसरे ऐसे भी निवेशक के वो बिटकॉइन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज उनको लगता है इसका भाव ऊपर जाने वाला है। उनका नॉलेज बिटकॉइन के बारे में मेरे जितना ही है, बट उनको विश्वास है कि पिछले 1, 2, 3, 4 महीने से बिटकॉइन चला है, तो आगे आने वाले 1, 2, 3, 4 महीने भी चलता रहेगा। बिटकॉइन में निवेश करते समय एक चीज का ध्यान रखिए कि उसकी सिक्योरिटी आपके पास रहे। ऐसे बहुत सारे किस्से देखने को मिल रहे हैं। किसी ने बिटकॉइन खरीदा था, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, उस की को रिट्राइव नहीं कर पाया, बिटकॉइन हाथ से निकल गया। हम्म। कोई ऐसा भी बंदा है जिसने एक पासवर्ड डाला था हार्ड डिस्क में, अब वो पासवर्ड वो भूल गया, उसको 10 अटेम्प्ट है वो पासवर्ड लगाने के, 8 अटेम्प्ट गलत हो चुके हैं। अब हॉट सीट पे बैठा है, 2 पासवर्ड कौन से लगाओ? अगर दोनों गलत निकले तो उसके हाथ से बिटकॉइंस वापस निकल जाएंगे। सो बिटकॉइन इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट। मेरे हिसाब से इसमें रिस्क ज्यादा है, बट अगर आपको समझ आता है क्रिप्टो करेंसीज क्या है, उसकी कैसे आप संभाल रख सकते हैं, तो जरूर निवेश करिए इन हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी। बट बिकॉज बिटकॉइन ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है पास्ट में, उस वजह से मैं भी गाड़ी में चढ़ जाऊं, ऐसी गलती मत करना। गोल्ड के बारे में मुझे लगता है कि अभी निवेश करने का योग्य समय है। जनरली गोल्ड प्राइसेस दो वजह से ऊपर जाते हैं, ब्याज की दरें बहुत कम हो और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो। 2008 सबप्राइम क्राइसिस के बाद हमने लिक्विडिटी की भरमार देखी थी, ब्याज के दरों में कटौती देखी थी, तो गोल्ड प्राइसेस तकरीबन $750 से $1,900 पहुंचा था बिटवीन नवंबर 2008 टू सितंबर 2011। ऐसा ही कुछ समय अभी भी है, लिक्विडिटी भरपार है, ब्याज के दरों में भयंकर कटौती हुई है, गोल्ड प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगे। एक बार $2,000 के ऊपर गोल्ड चला गया था, अब $1,900 के आसपास है। इस समय गोल्ड में निवेश करना उचित रहेगा। गोल्ड में निवेश करते एक चीज का ध्यान रखना, भारत में गोल्ड के ऊपर 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी है। जो सोना आपको दुबई में $100 में मिलता है, उसी सोने की कीमत आपके लिए भारत में $112.5 होती है। अगर हम्म। खुदा न खास्ता कल ये 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो हो गई, तो रूपी वैल्यू ऑफ गोल्ड एक ही दिन में 12.5% कम हो जाएगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट सर, इंटरेस्टिंग पॉइंट। और सर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के लिए कुछ फाइनल कंक्लूजन पॉइंट्स आपकी तरफ से। सी
निवेश करते समय आपके पड़ोसी ने कितना पैसा बनाया उसके ऊपर ध्यान मत रखिए। राकेश झुनझुनवाला ने कितना पैसा बनाया उसके ऊपर भी ध्यान मत रखिए। आपको सिर्फ अपनी नीड पे, अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं है। राकेश जी ने बहुत पैसा बनाया बिकॉज उन्होंने बहुत रिस्क भी लिया है। आप में उस रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप राकेश जी नहीं बन सकते। सो अपनी रिस्क के हिसाब, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप निवेश करिए। एक और किस्सा कहना चाहता हूं मेरे मित्र के पिताजी का। 60-70 के दशक में वो बंबई के एक सीए फर्म में हेड क्लर्क थे। खुद तो सीए नहीं बने थे, बट सीए की फर्म में उन्हें हेड क्लर्क की नौकरी मिली थी। पहले क्लर्क थे, फिर हेड क्लर्क हुए। उन दिनों जो सीए फर्म के पार्टनर थे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करते रहते थे। सारी चीजें मैनुअल थी, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट लेके आते थे, दे के आते थे, फोन लगा के देते थे ब्रोकर से बात कराने के लिए, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। वो जैसे जैसे इनकी एनालिसिस बढ़ती गई, रिकॉर्ड देखने से, कॉन्ट्रैक्ट नोट देखने से, बातें सुन के, उनके दिमाग में ये आता गया कि अगर आप ये पाथ अपनाए अच्छी कंपनी लेके लंबे समय के लिए निवेश करने का, तो आपका पैसा बनता है। अगर आप ये मार्केट में ट्रेडिंग करने जाए तो जनरली पैसा खोता है। उन्होंने अपने पार्टनर के अनुभव से, ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से सीख के खुद का छोटा मोटा निवेश करना चालू किया। 70-80 के दशक में कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने आईपीओ निकाले थे और उनकी समझ या तकदीर जो भी हो, उन्होंने काफी अच्छे उस आईपीओ में शेयर्स लेके रख दिए थे। 90 के दशक में जब वो रिटायर हुए तो उनकी वेल्थ अपने पार्टनर से ज्यादा थी। यह एक मिसाल है कि कॉमन सेंसिकल इन्वेस्टमेंट कैन आल्सो डिलीवर यू ग्रेट रिटर्न। ये मेरे मित्र के पिताजी ही थे। उन्होंने सिर्फ कॉमन सेंसिकल निवेश करके 70, 80 और 90 के दशक में इतना पैसा बनाया जो उनके पार्टनरों ने नहीं बनाया था। एब्सोल्युटली राइट सर, व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। और बहुत ही अच्छा लगा सर आप यहाँ पे आए, हम सभी के साथ डिस्कशन किया। आपका ओपिनियन ऑलमोस्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बिटकॉइन, हर एक चीज पे कवर किया, अपनी जर्नी कवर करी हर्षद मेहता के समय से लेके आज तक की। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। Thank you, Anand. Wish everyone happy investment. It's all about common sense, which is not so commonly available. अपने अंदर के दुर्योधन को काबू में रखिए, बाकी रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच सर, ब्यूटीफुल लाइन सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.